चलिए आज आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ क्वेश्चन बता रहे थे और ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बाकी की बातें बीच में भी हो जाएगी। मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। यानी मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य यानी घर कैसा था उस समय का और अभी क्या हाल है, इसके बारे में कुछ बताना है, सिद्ध करना है। तो आंसर देखिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की नगर नियोजन आज हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। मतलब उस तरह का जो नगर निगम नियोजन था वो वाकई में आश्चर्य है। आज से 4500 वर्ष पहले के लोग नगर नियोजन के प्रति कितने जागरूक एवं निपुण थे। आज हम कितने भी प्रगतिशील एवं विकसित क्यों ना हो, मगर नगर नियोजन के अभाव में हमें प्रत्येक बारिश में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुंबई जैसा महानगर नियोजन के अभाव में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति का सामना करता आ रहा है। वह बाढ़ का स्थिति का सामना करता आ रहा है। यही हालत भारत के लगभग 70% नगरों की है। ऐसे में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की नगर नियोजन की और हमारा ध्यान आकर्षित होता है। हमें चाहिए कि इससे प्रेरणा लेकर नगरों का विकास इसी भांति किया जाए। नालियों की व्यवस्था मेन होल के साथ इसी के अनुरूप होना चाहिए। सड़क व्यवस्था भी इसी अनुरूप की जानी चाहिए। यद्यपि हमने चंडीगढ़ एवं गांधीनगर में नगर नियोजन नीति अपनाई है, मगर आवश्यक है कि हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्रेरणा लेकर भारत के प्रत्येक शहर में उसी अनुरूप नियोजित करें। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में साक्ष्यों के अभाव में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। उत्खनन के परिणाम स्वरूप जो भी साक्ष्य हमें उपलब्ध है, उनमें इस सभ्यता के राजनीतिक स्वरूप का अनुमान भर लगाया जा सकता है। उत्खनन से अभी तक ना तो ऐसी कोई इमारत मिली है जिससे कि राजप्रसाद कहा जा सके, ना ही कोई भवन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए ताकि अनुमान लगाया जा सके कि पुरोहित वर्ग का इस सभ्यता में शासन था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में प्राप्त दुर्गों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ का शासन समृद्ध दुर्गों द्वारा होता था। इन दुर्गों में बहुसंख्यक केंद्रीय अधिकारी निवास करते थे। वे श्रम, मूल्य, भार आदि में एक रूपता स्थापित करने का प्रयास करते थे। साथ ही साथ सार्वजनिक भवनों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार करते थे। यात्रियों का ठहरने के लिए सराय थे। सराय का मतलब ठहरने का जो गेस्ट हाउस बोलते थे। ऐसा भी अनुमान है कि उनका एक राजा होता था जो संभवतः पुरोहित होता था। शासन में धर्म तत्व की प्रधानता थी। जनता से कर के रूप में अनाज लिया जाता था। टैक्स के बदले अनाज लिया जाता था। सिंधु सभ्यता के विस्तार अनाज लिया जाता था। सिंधु सभ्यता के विस्तार के बावजूद इसमें जो एकरूपता दिखाई देती है, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के शासन केंद्र थे। शायद इसीलिए स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा राजधानी किसने बताया या किसे हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा राजधानी बोला जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारी वर्ग के
हाथ में था। इस तर्क का प्रमुख आधार यह है कि हड़प्पावासी युद्ध प्रिय नहीं थे, वो झगड़ा झंझट उनको पसंद नहीं था। विजय एवं साम्राज्य विस्तार में उनकी कोई भी रुचि नहीं थी, मतलब हम जीतते जाए और राज्य को बढ़ाते जाए, ऐसा भी उन लोग का कोई रुचि नहीं थी। इसकी अपेक्षा व्यापार वाणिज्य में उनकी रुचि दृष्टिगोचर होती है, यानी व्यापार बिजनेस करे, ये उसको उन लोगों में था। सिंधु घाटी के शांतिपूर्ण जीवन के प्रमाणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि शासन प्रणाली कोई भी हो, परंतु यह तो निश्चित है कि सिंधु सभ्यता में शासन व्यवस्था निश्चित रूप से उच्च कोटि की थी। अगला प्रश्न है, और यह अंतिम प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन अब समाप्त हो चुका है, इससे बाहर नहीं पूछेगा हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी 8 अंक स्तरीय प्रश्न पूछेगा। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत, देखिए इसी तरह से लिखिएगा, जैसे सामाजिक जीवन लिख करके नीचे अंडरलाइनिंग दे दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई थी। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण थे, सुखी संपत्ति थी, सुखी जीवन जीते थे, सुविधापूर्ण था। फिर से सुन लीजिए कि परिवार ही सामाजिक इकाई थी, उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। ठीक है, उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों की प्राप्ति से संकेत मिलता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मातृसत्तात्मक, याद रखिएगा ये। मातृसत्तात्मक समाज द्रविड़ और प्राक आर्य सभ्यता की विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष संकेत देते हैं कि ये लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे। सी, ए और बी सी था। सी है, केश विन्यास प्रचलित था, स्त्रियां जूड़ा बांधती थी। सोचिए, हड़प्पा सभ्यता में उस समय स्त्रियां जूड़ा बांधती थी, तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे, जो अभी के युग में देखते होंगे। समझ में आ रहा है? धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का लिखित साहित्य और स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। यहाँ हुए उत्खनन स्वरूप प्राप्त अवशेष के आधार पर ही हम यहाँ के धार्मिक स्वरूप को अनुमान लगा सकते हैं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। इनके आधार पर यहाँ के धार्मिक स्वरूप की कुछ प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। हड़प्पा संस्कृति में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह का कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है, न ही ऐसा कोई भवन मिला है जिसे कि मंदिर की संज्ञा दी जा सके। मात्र देवी आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि नाम से जानी जाती है। मात्र देवी ही आज इन नामों से जानी जाती है। ठीक है। बी, ये लोग वृक्ष विशेषतः पीपल की पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल के टहनियां दिखाई गई है। सी, बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज संकेत देते हैं कि ये लोग तंत्र मंत्र भी विश्वास करते थे, तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से वहां की अर्थव्यवस्था के अनंत स्वरूप की झलक मिलती है, जिससे निम्नलिखित कृषि। पहला है कृषि के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी। खेती की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी। अनाज रखने के लिए
भंडार गृह थे। कपास की भी खेती होती थी जिससे कि लोग अपने लिए कपड़े बनाते थे। अनाज पीसने के लिए चक्कियों और कूटने हेतु ओखलियों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की थी। याद रखना, सबसे पहले कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। मेसोपोटामिया में यही से कपास जाता था जिससे कि वे सिंधु नाम से उच्चारित करते थे। यूनानियों ने कपास की सिनोन कहा जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतर है। यहाँ के प्रमुख खाने पीने में जो है गेहूं तथा जौ थे। लोथल तथा रंगपुर, जो अभी गुजरात बोलते हैं, रंगपुर नाम था उनका पुराना नाम, से धान की भूसी मिली है, किंतु धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हुलास से मिले हैं जो कि उत्तरकालीन है। लोथल एवं रंगपुर से ही बाजरा की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मतलब सबूत मिले हैं। हड़प्पा में मटर एवं तिल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू एवं तरबूज आदि के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन, कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। इस तथ्य के भी पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ प्राप्त मुद्राओं पर अंकित बैलों से विदित मालूम होता है कि यहाँ 2 प्रकार के बैल थे, कुबड़ बैल सींग वाले एवं बिना कुबड़ एवं छोटे सींग वाले। शिल्प तथा उद्योग धंधे, कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त बहुत सारे प्रकार के शिल्प एवं उद्योग धंधों के प्रति भी हड़प्पा संस्कृति के लोगों का स्पष्ट रुझान दृष्टिगोचर होता है, मालूम पड़ता है। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण यानी तकली, सुई की प्राप्ति स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं कि कपड़ा बुनना यहाँ का एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। चंदूदोड़ो में एक कारखाना मिला जहाँ पर हार के पौरानी वाले दानों का उत्पादन होता था। हार के पिरोने वाले हार नहीं बनाते हैं, सुइया जिसमें पिराते हैं, वो वाला का भी उत्पादन जो है साक्ष्य मिला है, उत्पादन होता होगा। समझ में आ गया? ये आप लोगों को अंतिम प्रश्न था, लॉन्ग क्वेश्चन था। इसके बाद अब अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला अध्याय की ओर चलेंगे। अध्याय 2 का भी सारा आंसर क्वेश्चन करा देंगे। चलिए, जो वीडियो को नया देख रहे हैं या मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।